सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान। आज मैं स्टूडियो से बाहर मौजूद हूं क्योंकि मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जिन्होंने एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री संभाली हुई है। अच्छा, वैसे तो हर मिनिस्ट्री के चैलेंजेस होते हैं, लेकिन कुछ मिनिस्ट्रीज़ ऐसी जो मुझे लगता है कि ज़्यादा चैलेंजिंग होती हैं, उन मिनिस्टर्स के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है। जैसा कि वज़ारत ख़ारजा की अगर मैं बात करूँ, ख़ारिजा पॉलिसी, बाकी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना की बात करूँ तो ऐसी मिनिस्ट्री होती है क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम पर मईशत है। IMF के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, तमाम ज़हनों में बहुत से सवालात हैं। और इंटीरियर मिनिस्ट्री, वज़ारत दाखिला, इंतहाई अहम मिनिस्ट्री, चैलेंजिंग मिनिस्ट्री। और अगर अभी सिनेरियो की बात की जाए, जो सूरत हाल बनी हुई है, जो सिचुएशन बनी हुई है, उस हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि ज़्यादातर जो सवालात हैं वो वज़ारत दाखिला या इस मिनिस्ट्री के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, गर्दिश करते रहते हैं, तो गलत नहीं होगा। और इन सवालात में से कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए मैं वज़ीर दाखिला साहब के साथ मौजूद हूँ। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं 9 मई से। 9 मई से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन, और 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ चली गई या खुद को ले गई? ये आप ऐसा समझें कि इमरान खान, जिसके मुतल्लक मैं भी ये कहता रहा हूँ और बाकी लोग भी ये बात करते रहे हैं कि ये एक फितना है और ये मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी के हवाले करना चाहता है। अगर कौम ने इसकी शनाख्त न की और इसका इदराक ना किया तो ये कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। हुआ तो बहुत बुरा है जो भी उस दिन हुआ, उसके किसी एक्ट को जो है वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका नेट रिज़ल्ट ये है कि इस फितने ने अपनी ही पार्टी के ऊपर जो है ना, इसने हमला कर दिया, अपनी ही पार्टी को हादसे से दो चार कर दिया। मुल्क और कौम तो उस हादसे से बच गई, लेकिन इसकी पार्टी जो है ना उसमें बिल्कुल तबाह हो गई है। उसमें बहुत सारे लोग इसको छोड़ के चले गए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो पीछे हट गए हैं। तो ये इसने बाकायदा एक मंसूबा बंदी से किया और इसका शायद इससे कोई जो और तरह का ये इसका ख्याल था, ये समझता था कि ये चंद 100 लोग जो मैंने ट्रेंड कर दिए, जिनको ये टाइगर कहता था कि ये फ़ौज के ऊपर हमलावर होंगे या फ़ौजी तनसीबात के ऊपर, कोर कमांडर्स के घरों के ऊपर और मुखालिफ सियासतदानों के घरों के ऊपर, ये वहाँ पे जाके जो है वो बलबा करेंगे, गिराओ जलाओ करेंगे और अवाम जो है वो लाखों हज़ारों की तादाद में जो है वो सड़कों पे आ जाएंगे उनकी बैक पे। जबकि हमारा अंदाज़ा शुरू से ये था कि अवाम इसके इस अमल के साथ नहीं है। लोग ठीक है, वोट इसे भी लाखों में मिले, हमें भी लाखों में मिले, लेकिन वोटर का वोट देना, किसी को फेवर करना और इस इंतहा को पहुंच जाना कि अपनी रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो कोई उठ खड़ा हो, इसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसने जितने भी एहतजाज किए, इसने 25 मई को इस्लामाबाद में हमलावर होने की बात की, उसमें लोगों ने इसका साथ नहीं दिया। इसने लॉन्ग मार्च किया, पूरी तरह से नाकाम हुआ। इसने फिर यहाँ इस्लामाबाद के ऊपर इंसानों का समुंदर इकट्ठा करने की बात की, उसमें बुरी तरह से नाकाम हुआ। तो फिर वही अब हुआ कि जब इन्होंने ये काम किया, इनके जो ट्रेंड वर्कर्स थे, जिनको पेट्रोल बम बनाने आते थे, जिनको गलील चलाना आती थी, जिनको आग लगाना आती थी, ये सारा इस काम के लिए ये लोग निकले। लेकिन बाद में जो ये सोच रहे थे कि अवामी जो है वो एक प्रेशर आएगा, वो नहीं आया, तो उसकी वजह से ये खुद हादसे का शिकार हो गए। अच्छा, उसके बाद लेकिन अभी भी वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। उनके बयान आपके सामने नहीं, जिम्मेदारी वो ले चुके हैं। वो हाँ, वो कहते हैं कि अभी आज वैसे GIT के सामने पेश नहीं हो, उसमें वो कह रहे थे नोटिस बड़ा देर से मिला, फिर उसके बाद वो कह रहे मैंने हाई कोर्ट में भी पेश होना था, फिर साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि मेरे ऊपर झूठे बेबुनियाद केसेस हैं और ये जिस दिन हुआ उस दिन मैं तो नाजायज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा नाजायज़ मैं हिरासत में था। नहीं, तो मामला ये है कि और बल्कि वो तो कहते रहे तहकीकात इस तरह होनी चाहिए कि मैं, वो बेसिकली ये मौक़िफ़ देते रहे कि जिस तरह ये सब कुछ हुकूमत ने प्लान किया था। नहीं, मामला ये है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो तो ज़ाहिर बात उनकी शक्लें चल रही हैं टीवी में, नादरा से रिकॉर्ड निकल आता है। देखे ना, बात ये है कि जो लोग वहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं,
जो लोग वहाँ पे लेके गए हैं, कुछ आप लोगों ने ऑडियोज जिन लोगों ने ऑडियोज़ की हैं कि जी फलां जगह पे इकट्ठे हो, जो ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि आपका क्या टारगेट है, आपने कहाँ पे जाना है, आप हर जगह अपने टारगेट के मुताबिक पहुँचें। जो फिर वहाँ पे पहुँचे, जिन्होंने ट्रेसपास किया, जो लूट रहे हैं, जो वर्दियों को जो है वो घुमा रहे हैं, बेहुरमती कर रहे हैं, जो वहाँ से चीज़ें उठा रहे हैं, जो वहाँ पे आग लगा रहे हैं, उनकी शक्लें सबके सामने हैं। अब जब शक्लें सबके सामने लोगों तो नजर आ रहा है ना, तो वो शराहत हो गई, पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये कि उन्हीं लोगों को तो यहाँ इसने जवान पार्क में बैठाया हुआ था, उन्हीं लोगों को तो रोज़ ये ट्रेंड कर रहा था, उनके ज़हनों में जो है वो जहर इंजेक्ट कर रहा था, नफरत का, फौज के ख़िलाफ़, मुखालिफ सियासी जमातों के ख़िलाफ़। उनके सामने रोज़ ये गालियाँ दे रहा था हर किसी को कि जी फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ वो कर रहा है। फ़ौज में आला मनसब पे कायम जो ऑफिसर्स हैं, उनके नाम ले लेके, आर्मी चीफ का नाम ले लेके, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, स्पीच करते थे, उस स्पीच ने ये जो यंगस्टर्स हैं उनकी जहन साजी की, और देखे, हालांकि वो देखें उनमें से बाज़ बच्चे ऐसे हैं जो बड़े पढ़े लिखे हैं, उनका बड़ा फ्यूचर है, वो बड़े अच्छे जॉब्स पे ऊपर काम करने वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन इस देखें कि इसने किस तरह से बेड़ा कर किया है, उन लोगों के जहनों में जहर भरा है। हकीकी आज़ादी जी छीन के लेंगे, यानी ये ऐसे, ये जहाद है, ये कौन कहता रहा है, ये कहता रहा है ना। तो अब ये कैसे कह सकता है कि जी इस सारे मामले में हर चीज़ का आर्किटेक्ट तो ये है, ये इमरान खान की गिरफ्तारी रेड लाइन होगी, ये किसने नारा दिया, ये किसने दिया कि ये जहाद है और बाकी सारे जो हैं वो दूसरी तरफ काफिर हैं, ये नारा किसने दिया कि जी छीन के लेंगे, और जो है वो अवाम जब चढ़ दौड़ेंगे तो कोई चीज़ जो है वो आगे नहीं बचेगी, अवाम का सैलाब होगा और इस्लामाबाद में जो है वो मुझे छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये सारी बातें कौन करता रहा है, यही करता रहा है। यानी आपको लगता है जो इनको लोग छोड़कर जा रहे हैं, उन लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है कि जो मामला है ये सियासत से बढ़कर कौमी सलामती का इशू बन चुका है, और कौमी सलामती की अगर बात कीजिए तो हर जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है वो फिर उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। सबसे पहले तो हमारे लिए हमारा वतन है। देखिए इसमें दो तीन चीज़ें जो है ना वो बड़ी जो है ना वो अजीबो-गरीब हुई हैं, जिनका नेट रिज़ल्ट जो है, जिनका एक फितरी नतीजा भी यही होना था। देखिए पहली बात तो ये है कि ठीक है, फ़ौजी हुकूमत जब हो या हमारे हुकूमतें रही हैं तो इसलिए आप इस हद तक बात कर सकते हैं कि जी फ़लाँ जनरल ने, फ़लाँ बंदे ने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, ये सभी करते रहे हैं, हम भी करते रहे हैं, दूसरे भी करते रहे हैं, लेकिन फ़ौज को उसकी इस कैपेसिटी में कभी किसी ने बुरा नहीं कहा। अगर किसी ने परवेज़ मुशर्रफ को बुरा कहा, अगर किसी ने कमर जवेद बाजवा साहब पर तनकीद की तो नाम लेके की कि जी आपने ये गलत किया या आपकी बात ये गलत है। फ़ौज को बहैसियत फ़ौज आज तक कभी किसी ने जो है वो बुरा नहीं कहा, किसी ने जो है वो उसके मुतालिक बात नहीं की। इन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया। फिर दूसरी बात यह कि बात करना, सियासतदान आप देखें एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते रहते हैं, लेकिन बाद में वो इकट्ठे होकर बैठ भी जाते हैं। लेकिन आप दूसरों के घरों तक पहुंच जाए, उन घरों को में दाखिल होकर लूट मार करें और लूट मार करने के बाद उसको आग लगा दें, ये चीज़ें जो है ये कैसे बर्दाश्त हो। एक तो इन्होंने ये बहुत एक्सेस किया है इन्होंने। दूसरा जो है इसमें शायद इसके ऊपर भी कोई माफ़ी तलाफ़ी का कोई जवाज़ इनको मिल जाता है। दूसरा जो इन्होंने शोहदा के यादगारों पे किया है उसका तो जितना यानी जितना ज़्यादा रद्द अमल आया है, आप शोहदा की फैमिलीज़ को फेस नहीं कर सकते, आप उनके बच्चों को फेस नहीं कर सकते। जो ये आपने फंक्शंस किए हैं, उनकी फैमिलीज़ को बुलाया है, आप यकीन करेंगे उनके बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह इतने समझदार हैं, उन्हें इतना नाज है, उन्हें इतना फ़ख्र है अपने वालिद की कुर्बानी के ऊपर कि आप वो जो आपसे पूछते हैं आप उनको आप फेस नहीं कर सकते, उनका जवाब नहीं दे सकते। तो इन्होंने वो जो किया उसका तो फिर उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि इनके लिए अब कोई जो है ना वो फिर गुंजाइश है ही नहीं।
और ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है उसमें भी यही वजह है कि हमें इस बात का खौफ है कि अगर हमने कोई इनके साथ मुज़ाकरात में हम इनके साथ बैठे तो ये जज्बात सारे हमारी तरफ हो जाएंगे। अच्छा, मुज़ाकरात की आपने बात की, मुज़ाकरात पहले ये नहीं चाहते थे, आप लोग बड़े संजीदगी से मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहते थे। पीपल्स पार्टी का शुरू से बड़ा मौक़िफ़ रहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, आप लोगों की पार्टी वाले भी मुज़ाकरात चाहते थे। अच्छा, एक मौक़िफ़ ही आता है राना साहब के, ये लोग कहते रहे कि हुकूमत संजीदा नहीं है, ये वक्त ज़ाया कर रही है, वाम को कहा जाता है मुज़ाकरात हम चाहते हैं लेकिन ये नहीं चाहते। आप लोगों की जानिब से मौक़िफ़ आता रहा कि PTI वाले मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है, या जो कमेटी बना दी गई वो संजीदा कमेटी नहीं थी। तो मुज़ाकरात के दरमियान रुकावट कौन था? मतलब फिर क्या मौलाना फजलुर रहमानी रुकावट थे? उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए और अभी ये मुज़ाकरात चाह रहे हैं, अभी अब आप लोग नहीं चाह रहे हैं? नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब रुकावट नहीं थे। ठीक है। जिस मीटिंग में फैसला हुआ कि मुज़ाकरात में जाना चाहिए, मसला आया का डेडलॉक आया उसमें जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जी हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन हम इसमें रुकावट भी नहीं बनेंगे। आप करना चाहते हैं मुज़ाकरात आप कर लें, या वो बिल्कुल न्यूट्रल रहे। उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन उनका ये मौक़िफ़ था कि ये बेनतीजा रहेंगे। अच्छा, अब उसके बाद जब मुज़ाकरात हुए तो ये तो मुज़ाकरात पे ऊपर यकीन ही नहीं रखता, ये तो मुज़ाकरात को ये समझता कि इनके साथ मैं बैठूं। यानी ये तो हाल ये है कि पूरी अपोजिशन इसके इंतज़ार में बैठी है, हाल में ये साथ वाले कमरे में ऑफिस में बैठा है। आर्मी चीफ और DG ISPR उस वक्त गालबन आसिफ गफूर साहब थे, वो ब्रीफ करने के लिए बैठे हैं और इनकी सदारत में जो है वो इजलास होना था। अच्छा। तो ये अपने ऑफिस से उठ के उस हाल में नहीं आया। अच्छा। ना, इसने कहा कि जी मैं इनके साथ बैठूं, मुझे वहाँ पे जाके इनके साथ दुआ सलाम करना पड़ेगा, मैं तो इनकी शक्लें नहीं देखना चाहता। और बैठे कौन थे? सारी अपोजिशन, JUI बैठी है, पीपल्स पार्टी बैठी है, तमाम बलूचिस्तान की पार्टियाँ बैठी हैं, PMLN बैठी है, पीपल्स पार्टी बैठी है। तो ये कहते ये आए नहीं, 1.5 घंटा उसने इसकी मेहनत की और उसके बावजूद जो है ये नहीं आया वहाँ पे। तो ये तो उस इसका मुज़ाकरात के हवाले से इसका जो है वो रद्द अमल या इसका नज़रिया था। अब दरअसल जब इसने देखा है कि मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठा हूँ तो अब मुझे NRO या मुझे रास्ता इसी तरह से मिल सकता है। तो हम अब भी मुज़ाकरात के ऊपर जो हम समझते हैं कि सियासत में मुज़ाकरात ही एक ऐसी चीज़ है कि जिससे रास्ते निकलते हैं, लेकिन इसने जो अमल किया है और उसको फिर जस्टिफाई कर रहा है। इसने कल कहा है कि जी लोग जब मुझे गिरफ़्तार किया तो मुझे रेंजर्स ने गिरफ़्तार किया, रेंजर्स फ़ौज होती है, तो फिर लोगों ने कहाँ एहतजाज करना था, लोगों ने वहीं जाके, यानी अब भी जस्टिफाई कर रहा है। तो हमें ये है कि जो इसने किया है और ख़ास तौर पे जो शोहदा की फैमिलीज़ के जज्बात हम देख रहे हैं, हमें तो इस बात का है ख़तरा क्या यकीन है कि अगर हमने इनके साथ मुज़ाकरात में बैठे तो वो सारे जज्बात जो है वो तो फिर हमारी तरफ सीधे हो जाएंगे। यानी इस बात से कंक्लूड किया जा सकता है कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद है? जी, उस वक्त तक बंद है जब तक ये अपनी इसकी हुई गलती के ऊपर जो है वो उन ख़ानदानों से कम अज़ कम शोहदा की फैमिली से जो है वो बराह रास्त माफ़ी ना मांगे और वो इसे माफ़ ना करें, वरना उनके गुस्से, उनके जज्बात के सामने उनको हम फेस नहीं कर सकते। और आपको लगता है कि ये माफ़ी मांगेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आपका तजर्बा कहते हैं माफ़ी नहीं, उसकी वजह ये है कि अगर ये इसने ये बात की तो जितने लोग ये फंसे हुए हैं वो सारे पुकार उठेंगे कि भाई तुमने तो हमें कहा था कि सारा कुछ करना है और अब तुम जो है वो हमारी मजम्मत कर रहे हो और हमें फंसा दी है। अच्छा, जो लोग इनकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बड़ी दुखी शक्लों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी मुझे समझ नहीं आ रही कि पार्टी जब छोड़ दी है, आपने रास्ते अलग कर लिए हैं, आप जुदा हो गए हैं, तो फिर इस तरह की शक्ल बना के या रोना धोना क्यों? और फिर तनकीद भी हो रही, ज़ाहिर बात है, फिर उसको भी ज़ाहिर बात है इनके लोग इस तरह देख रहे हैं कि बड़ी मजबूरी में, बड़े प्रेशर में पार्टी छोड़ी। देखें जी, रोता हुआ पार्टी छोड़ के गया, मजबूर होकर पार्टी छोड़ी। इससे क्या मजबूरियाँ कि आप पार्टी छोड़ भी रहे हैं, रास्ते भी अलग कर रहे हैं, मैच्योर लोग हैं और साथ रो भी रहे हैं, तकलीफ़ में भी, क्या बेसिकली तासुर क्या देना चाह रहे हैं? दूसरी चीज़ें छोड़े, जो लोग छोड़ के चले गए राना साहब, काफ लीग के साथ भी राब्ते में हैं, पीपल्स पार्टी के साथ। कल चौधरी सरवर साहब मेरे प्रोग्राम में थे, साबिक गवर्नर पंजाब, तो वो कह रहे थे हमारे साथ लोग राब्ते में हैं और पीपल्स पार्टी के साथ भी लोग राब्ते में। तो क्या आपकी जमात के साथ भी जो छोड़े हुए लोग हैं, नाराज़ लोग हैं, राब्ते में? या फिर इतनी तनकीद कर दी गई नून लीग पे PTI में रहते हुए क्या वो फेस सेविंग के तौर पे वो आप लोगों के साथ रब्ता नहीं कर सकते, कभी ज्वाइन नहीं कर सकता कोई PTI वाला PMLN को? देखें, किसी भी मामले की कोई एक वजह तो नहीं होती। ये आपने 2-3 वजूहत की जो बात की है, बिल्कुल ये है। ये बात भी है कि कुछ लोग जो है हमारी तरफ उन्हें आने में बड़ी शर्म और बड़ी जो है वो हिचकिचाहट होगी और इसलिए राब्ता भी नहीं हो रहा। दूसरा ये वजह भी है कि पंजाब में हमारे पास बहुत कम गुंजाइश है। आपके पास पहली जगह नहीं? हाँ, हमारे पास गुंजाइश नहीं है। यानी मिसाल के तौर पे अगर मेरे हलके का उम्मीदवार जो है
वो अगर आना चाहेगा PMLN में तो वो फिर किस लिए आएगा। तो इस तरह से हमारे तकरीबन 85% हलकों में तो हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तीसरी बात ये है कि अच्छा, राजा रियाज को तो पहचान लिया है ना? नहीं, राजा मुझे पहचाना नहीं है। राजा रियाज साहब जो हैं वो तो बहुत पहले इनको छोड़ के आ गए। वो गिले करते फिर रहे थे ना कि मुझे पहचानते नहीं है, पहचानते नहीं इंशाअल्लाह ताला उनकी पहचान है, उनको पहचानेंगे। और दूसरा ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो आदी हैं, उन्होंने जब भी कभी इस किस्म का वक्त है उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने PMLN छोड़ी थी 2018 में। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो पीपल्स पार्टी छोड़ी थी इससे पहले, तो कुछ केओ लीग छोड़ी थी। तो वो इस किस्म के माहौल में पार्टी छोड़ने के आदी हैं। और तीसरी एक ऐसे लोगों की भी एक काफ़ी बड़ी तादाद है जो वाकई ये समझते हैं कि इसने ज्यादती की, इसको ये नहीं करना चाहिए कि ज्यादती की है इसने। यानी 9 मई के जो वाक़यात हैं वो समझते हैं कि इसने प्लानिंग की, सारा कुछ सभी के सामने तो हो रहा था, ये कोई छुपा के कर रहे थे। जवान पार्क में पिछले 7-8 महीनों से जो हो रहा था सबके सामने हो रहा था। तो कुछ लोगों को उस वक्त भी वो नागवार गुजरा था, कुछ लोगों ने उस वक्त भी इख्तलाफ किया, उनको साइड लाइन पर कर दिया गया। और उन लोगों ने, अब मिसाल के तौर पे फैज़ल हुसैन चौहान ने जो पार्टी छोड़ी है तो उसने जो चार्जशीट पेश की है तो वो को हमने उसे पढ़ाई या सगाई है या किसी ने और बताया। फैज़ल हुसैन चौहान से मेरे प्रोग्राम में थे तो उन्होंने एक बात बड़ी इस तरह की कि मैं खुद बड़ी हैरान हुई कि उन्होंने कहा कि उनका दाखिला बंद था, शहबाज गिल साहब जो हैं वो डिसाइड करते थे किसने खान साहब से मिलना है किसने नहीं मिलना है। अगर आप चीफ ऑफ स्टाफ हैं तो आप ये तो डिसाइड नहीं करेंगे कि किस वर्कर ने लीडर से मिलना है किससे नहीं मिलना। लीडर के सब तक तो एक्सेस सबकी होनी चाहिए, इससे मोरल डाउन होता है। फिर जो इन्होंने टिकटों की तकसीम की उसमें टिकट इन्होंने बेचे। फिर मैंने उनसे पूछा कि वो जो मशवरे इमरान खान सबको कौन देता है, सबसे ज्यादा तो उन्होंने शीरी मजारी फवाद चौधरी साहब का नाम लिया ऑन एयर प्रोग्राम। और फिर इन्होंने टिकट बेचने के लिए साकिब निसार जैसे टॉक्टर रखे हुए थे, करोड़ों रुपया लोगों से जो है वो लिया गया टिकटों का। फिर उसकी भी लोगों में रिजेंटमेंट थी, बहुत एहतजाज हुआ। तो ये सारी वजूहात जो है। राणा साहब, आप पंजाब की सियासत को बड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं, आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। तो जो उस्मान बुज़दार साहब हैं वो कितनी बड़ी वजह बने इमरान खान सबको यहाँ पहुँचाने के लिए? अगर शुरू में उनको तब्दील कर दिया जाता तो आपको लगता है कि कुछ नहीं ना, उसका 0% उसका तो मसला बेसिकली इमरान खान साहब के लिए जो मसाइल थे उनके मुशीरों ने खड़े किए या वो खुद फैसले लेते थे? नहीं, खुद देखिए, मशीर मैं अपने मशीर जो रखूंगा तो मैं नहीं रखने, अगर बुरे रखे हैं तो फिर मैं नहीं रखे हैं ना, उनका चॉइस तो मेरा है ना। कोई मशीर जो है वो कोई ज़बरदस्ती तो आगे किसी का मशीर नहीं बन जाता। दूसरी बात ये है कि पंजाब में क्योंकि ये खुद हुकूमत करना चाहते थे, खुद हर मामले पे कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए ऐसा बंदा जिसकी कोई इंडिपेंडेंट सोच हो, जिसकी कोई हैसियत हो, उसे वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाने से ये मकसद पूरा नहीं हो सकता था। उन्होंने वहाँ पे एक नालायक तरीन आदमी जो है उसको चीफ मिनिस्टर इसलिए बनाया कि वो वहाँ पे एक मिट्टी का मादू बन के वहाँ पे बैठा रहेगा। तमाम तर पंजाब की हुकूमत जो है वो कंट्रोल जो है वो हो रही थी बनी गाला से, और उसमें जो है वो पिंकी पीर साहबा जो है वो शॉर्ट्स जो है वो करती थी, और दूसरा जो है वो क्या नाम था उसका, फराग गोगी, उसका एक खामन था उसका एहसन गुजर। तो ये इस किस्म की टीम बनी हुई थी। अब देखें ना, ये फराग गोगी का जो है इसका बाकायदा प्राइम मिनिस्टर हाउस में इंदराज था कि ये फैमिली मेम्बर है, जिस वक्त मर्जी जाए आए, इसे कोई रोक या इसकी कोई सर्च नहीं होगी। तो ये इस मकसद के लिए उसे बैठाया गया था। वो तो गरीब था ही इतने जोगा, वो तो इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता था। तो ये फिर इन्होंने अपने मकसद के लिए उसे बैठाया और वो मकसद इन्होंने पूरा किया। ठीक है। अच्छा, जो पाबंदी लगने के हवाले से बात हो रही थी ना, मुज़ाकरात तो आपको लग रहा है कि शायद नहीं होंगे, और मुज़ाकरात तब होंगे जब वो माफ़ी मांगेंगे, और आपने साथ ही कह दिया कि आपका तजर्बा ही कहता है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, उनमें अना इतनी ज़्यादा है। तो ये जो पाबंदी के हवाले से बातें हो रही हैं, पीपल्स पार्टी का पहले बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था कि वो नहीं चाहते कि किसी पे पाबंदी लगे। फिर ये भी कहा कि अगर शहबाज शरीफ साहब चाहें या नून लीग चाहे तो देखेंगे। फिर आपकी पार्टी में भी थोड़ी सी डिवीजन है कि कोई कहता है कि पाबंदी लगनी चाहिए और कोई कहता है नहीं लगनी चाहिए किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी। तो ये फिर इस जमात पे पाबंदी लगेगी या फिर इमरान खान माइनस होंगे और जमात को कोई और लीड करेगा? जैसे कि उन्होंने खुद भी कह दिया कि जब मैं नहीं हूँगा या ना अहल हूँगा तो आप शामुल कुरैशी लीड करेंगे, या जो भी लीड करेगा। तो फिर जो लीड करेगा अगर वो अपने अंदाज में लीड करेगा, नई पॉलिसी के तहत लीड करेगा, तो क्या पार्टी वजूद में रहेगी?
माइनस इमरान होगा या पार्टी ही कलअदम करार दी जा सकती है? देखें इसमें देखें मुख्तलिफ सियासी बातों में मुख्तलिफ रहनुमाओं की अपनी राय होती है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। हमारी पार्टी में भी ये इस राय के ऊपर सबका एक अपना अपना नुक्ता नज़र है। लेकिन इसमें बात यह है कि अब ये डिसाइड को PMLN ने थोड़े करना है या हुकूमत ने थोड़े करना है कि पाबंदी लगानी है या नहीं लगानी। अब देखिए जो इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, जो JITs बनी है और एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत जो मुकदमा था उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, जो आर्मी साइड पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन का जो रिज़ल्ट है वो डिसाइड करेगा कि इन्होंने किस ने प्रोसिक्यूट होना है, किसको सज़ा होनी है। और उस मवाद के ऊपर ये तय होगा जब अदालतें कन्विक्ट करेंगी कि उसके ऊपर जो है वो पाबंदी लग सकती है या नहीं लग सकती। तो ये अभी मेरा ख्याल है कि अगले 3 महीने का ये प्रोसेस है, तो इसके ऊपर अभी को बात करना कब्ल अज़ वक्त होगा। यानी पाबंदी अगर लगेगी तो 3 से 6 महीने का प्रोसेस, यानी इस इन्वेस्टिगेशन का जब रिजल्ट सामने आ जाएगा और कोर्ट जो है वो कन्विक्ट करेगी, तो उस कन्विक्शन की बुनियाद के ऊपर पाबंदी जो है वो लग सकती है। ठीक है, चलिए मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। आपने ये जो अभी 12:30 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी हंगामी बुनियादों पर, उसके बाद जो चाहे गोइयाँ होती रहीं कि राना साहब को क्या ज़रूरत महसूस हुई कि इतनी लेट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है हंगामी बुनियादों पर, उसके बाद फिर जो कुछ होता रहा सोशल मीडिया पे, इसमें बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला से मेरे साथ मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर से ज्वाइन करने के लिए, टाइम देने के लिए। अच्छा राना साहब, आपने हंगामी बुनियादों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रात तकरीबन 12:30 बजे के करीब आपकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस पर बहुत से लोग टाइम के हवाले से बड़ी तनकीद करते रहे कि राना साहब ने इतनी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहरहाल आपने बड़े अहम इंकशाफात किए कि कोई गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई और उसमें इस तरह की प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन आप ज़ाहिर बात है दूसरी जानब से जो मौक़िफ़ आ रहा है वो भी आपने देख लिया होगा कि वो जो PTI वाले लोग एक बात कर रहे हैं या अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। वो जो गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई थी, बहुत से लोगों का ये कहना है कि बड़ी ऑडियोज़ आ रही हैं, तो वो गुफ्तगू मंजर आम पे क्या आ सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये गुफ्तगू जो है ये हमारी एक इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो काफ़ी दिनों से ये रिकॉर्ड कर रही थी। ये लोग अपना टेलीफोन बदलते हैं, नंबर बदलते हैं, तो उसमें फिर थोड़ा इंटरप्शन आ जाती है, उसके बाद दोबारा उस तक पहुंचा जाता है। तो ये गुफ्तगू जो है इनकी काफ़ी पुरानी चल रही थी कि एक एक्ट ऐसा जो है वो मैनेज किया जाए कि जिसमें कैजुअल्टीज़ हों, रेड हो और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ के जो है वो लोग वर्दी में हों और वो वहाँ पे जो है वो किसी को मर्डर कर दें, किसी को फायर मार दें, तो उससे फिर जो है वो एक फ़ज़ा उठाई जाए कि जी ये जो है ना, ये देखें कितना जुल्म हो रहा है। और ह्यूमन राइट्स के हवाले से जिस तरह से अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये लगे हुए हैं और फ़ॉरेन लॉबी इन्होंने बड़ी एक्टिव की हुई है इस वक्त। और इसी तरह से ये भी बात थी कि एक रेप का एक्ट जो है वो एक्ट किया जाए। तो उसी दौरान जब गुफ्तगू इस नतीजे पे पहुंची कि इसकी खान साहब से भी अप्रूवल हो गई है, तो फिर हमारी एप्रीहेंशन ये थी कि ये कहीं आज ही रात ना कर दें और फिर हम कल को सफाइयाँ देते फिर तो हमारी कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। तो इसलिए फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आवाम के साथ शेयर की गई और वो अगले दिन जो है वो हमारी एप्रीहेंशन इस तरह से दुरुस्त साबित हो गई कि इन्होंने अगले दिन ये इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन वो एक्ट तो परफॉर्म नहीं हो सका। लेकिन उन्होंने कहा कि जी वो देखें जेल में जो है ये सारा कुछ हुआ है, जेल में ज़्यादती हुई है ख़वातीन के साथ। अच्छा, तो इससे मालूम हुआ कि इन्होंने इस किस्म का एक्ट परफॉर्म करके लोगों को जज्बात में लाना था और उसके बाद फिर साथ जेल वाला काम भी जोड़ना था। तो वो फिर वो एक्ट तो परफॉर्म ना हो सका जो शायद इनका प्रोग्राम बना हुआ था या कोई 2 दिन बाद का था। तो अगले दिन इन्होंने फौरी तौर पे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में ये इल्ज़ाम लगा दिया। आप इनसे पूछें या कोई इनसे पूछे कि अगर ये आपको पता था कि ख़वातीन की जो है वो खुदा ना खासा
कोई ऐसी जो है वो उनके साथ ज़्यादती या बेहुरमती हुई है, तो भैया आप ये तो बात है पिछले 10 दिन की, 12 दिन की, 1 हफ्ते की, आपने पहले ये बात क्यों नहीं की? ये इट मीन्स कि आपका ये प्रोग्राम था जो कि प्रीएम्प्ट हो गया। मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड हूँ कि जितनी भी ख़वातीन गिरफ़्तार हुई हैं वो मेरी बहनें हैं, वो मेरी बेटियाँ हैं। अब उनसे जो हो गया है, जो इस फितने ने उनके ज़हनों में नफ़रत इंजेक्ट करके उनसे करवा दिया है, तो ये अब उनकी ज़िंदगी को बर्बाद किया है इसने, और उनको इस जो है वो मामले में जो है वो फंसवा दिया है। तो इसमें जो है वो हमें तो उनके साथ हमदर्दी है, हम तो ये समझते हैं कि ये सारा किया धरा जो है वो इसका है, लेकिन अब जो जिसका जुर्म सामने है, साबित हो रहा है, वहाँ पे मौजूद है, वो औरत है, बच्चा है, बड़ा है, अब उसके मतलब तो हम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि इन तक की बात कैसे पहुंच रही है कि जेल के अंदर ऐसा हो रहा है, कौन पहुंचा रहा है? नहीं, कोई नहीं पहुंचा रहा। फिर ये बेबुनियाद बात है, कहीं कुछ नहीं हुआ। देखें, बुनियादी तौर पे तो पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी को बहस से निभा रहे हैं, लेकिन हमारी जो फेडरल एजेंसीज हैं वो उनके ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड है। ठीक है, अगर कोई खुदा ना खास्ता ये तो बहुत बड़ी बात है, इसका अशरे अशीर भी कोई बात हो तो बिल्कुल हमारे नोटिस। और राना साहब, आप कहते हैं कि ये एक्ट कर सकते थे, तो जेल के अंदर आप लोगों की हुकूमत है, ये कैसे एक्ट कर सकते थे? अंदर लोगों को अमले को साथ मिलाते कैसे करते अगर करते? नहीं, इन्होंने किसी के घर में करना था। और वो जो जेल में जो रेप के हवाले से आपने बात उसको तो इससे कनेक्ट करते ना, यानी ये प्लानिंग जो थी वो थी कि किसी नॉन, यानी इल्जाम लगाया जाता आपके मुताबिक किसी खातून की जानिब से, किसी नॉन इल्जाम, इन्होंने एक्चुअल एक्ट करना था किसी भी पीटीआई के किसी वर्कर के घर में। ठीक है, ठीक है। और वो जेलों में जो पुलिस रेड तो कर रही है ना। ठीक है। और वो जो रेप के हवाले से आप कह रहे थे ना कि वो भी इस तरह की कहानी बना सकते हैं, तो वो भी खुदा ना खास्ता ये बस सिर्फ कहानी होनी थी, ये भी हो सकता था? नहीं, ये मेरा ख्याल है कि जो गुफ्तगू है उससे लगता है कि ये इन रियलिटी इन्होंने एक्ट परफॉर्म करना। मैं वही पूछना चाह रही हूँ, वो कैसे करना था? मतलब हुकूमत तो आपकी है, ये जेल में कैसे जाते हैं? जेल में क्यों जाना था? वो तो किसी के घर पे किसी के घर में जाके करना था, वे कहना चाह रहे हैं। और फिर वो ये कहानी सुना रहे हैं कि जेलों में खवातीन महफूज नहीं है। वो जेलों में अब वो कहानी तो अब मतलब ये 2 अलग कहानियां आप कह रहे हैं, वो कनेक्ट हो रही हैं। वो यानी वो पहले एक्ट करना था, ठीक है, उसका फिर जब अच्छा, वो जो एक्ट करना था, बहुत से लोगों को ये, हाँ, उसको जेलों से बहुत से लोग इसको इस तरह मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे कि आप कह रहे थे जेल में ये एक्ट होना था, लेकिन आप कह रहे घर में होना था। मिसाल के तौर पे किसी एक घर में, ठीक है, यहाँ पे पुलिस ने पहले भी 1 मरतबा 2 मरतबा रेड किया गई है पुलिस को पकड़ने के लिए, मतलब घर में इस तरह हो सकता है। उसके घर में जाके इस किस्म की घटिया हरकत ये कर देते और उसकी कोई फुटेज वगैरह बना लेते, तो बाद में जो है वो फिर उन्होंने कहना था ये तो पुलिस के लोग हैं, ये देखिए वर्दियां पहनी। लोग ये समझ रहे थे कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि शायद जेल में ऐसा कुछ एक्ट होता है। नहीं, जेल में तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि जेल में इनको कैसे हो सकता है। ठीक है, ठीक है, जो ये कह रहे हैं वो भी नहीं हो सकता, ये भी इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल इल्ज़ाम तराशी है, बिल्कुल इल्ज़ाम। ठीक है, यानी कोई खातून अगर बाहर आके इस तरह की बात करती है तो वो आप लोग पहले से बता रहे हैं कि वो इल्ज़ाम होगा? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, और कोई खातून ऐसी बात करेगी भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। ठीक है, क्योंकि अपनी इज्जत को जो है वो इस तरह से रुस्वा करेगी। देखें, यानी देखें ना, इनकी इस घटियापन की एविडेंस मौजूद है। ठीक है, इन्होंने पहले जो बंदे इनके पकड़े गए उनके ऊपर इन्होंने जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया, और बाद में फिर हाल ये हुआ कि जब फवाद चौधरी पकड़े गए ना, तो उन्होंने बाकायदा मिन्नत की इमरान खान साहब की कि यार मेरे मतलब ये इल्ज़ाम ना लगाना, क्योंकि लोग बेइज्जती महसूस करते थे। अच्छा, जब फिर इनको क्या कहा कि भाई आओ मेडिकल कराओ, अगर तुम्हारे साथ जिनसी तशद्दुद हुआ है मेडिकल नहीं कराया, जी नहीं हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ है, भी तशद्दुद की अपना जो है वो वीडियो उसका मेडिकल कराओ, नहीं जी वो हमारे सिर्फ कपड़े उतारे गए थे। भाई अब कपड़े उतारने का तो कौन सा मेडिकल होगा, तो किस तरह से ये साबित होगा? हमें जब उठाया जाता रहा है और हमारे ऊपर टॉर्चर होते रहे, तो उसके तो 23 जो है वो 17 जख्मों के मेडिकल हमारे। आप तो 6-7 महीने रहे थे ना मेरे ख्याल से जेल में जी, क्या एक्सपीरियंस है, जरा शेयर कीजिएगा। देखिए, एक्सपीरियंस जेल का एक्सपीरियंस जो है वो ज़ाहिर बात अच्छा तो नहीं होगा, अच्छा तो नहीं होता, लेकिन मैं चाहती हूँ ज़रा शेयर करें। देखिए, उसमें हमें अच्छा नहीं लगता कि हम वो जो है वो अपना रोना रोते रहें। क्योंकि काफ़ी लोग अब जेल से आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। जेल में अगर गए तो हम अपनी कमिटमेंट से गए ना, तो हमें किसी ने मजबूर तो नहीं किया।
कि आप अपोजिशन करें और आप अपोजिशन में अपनी जमात का साथ दें, ये हमारा अपना फैसला था। उसके नतीजे में हमारे ऊपर झूठा मुकदमा बनाया गया। तो उसमें ये था कि जेल में एक तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है। अच्छा। कि आप सारा दिन जो है वो आप दीवारों से बातें करें, आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, आपसे बात करने वाला कोई नहीं है। दूसरा ये होता है कि आपको वहाँ पे जो है वो सहूलत बेड की ना दी जाए, आपको फर्श पे जो है वो लेटना पड़े। और जेलों में बिल्लियों की और कीड़े मकोड़ों की बड़ी बहुतात होती है। तो मुझे इन्होंने इसी हाल में रखा और फैमिली की हफ्ते में एक दफ़ा मुलाकात होती थी। तो खाना आपको ना दिया जाए घर से, जेल का खाना भी बस ऐसा वैसा ही होता है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिसके मुतल्लक आप देखें इसका हाल ये खुद इन चीज़ों की खबर रखता था। मैंने, क्योंकि सर्दी थी, सर्दियों में जो वो जेल के कंबल होते हैं वो कुछ ठीक नहीं होते, तो मैंने घर से जो है वो मंगवाई कुछ चीज़ें, वो आगे डेढ़ी में पड़ी नहीं। तो उसके बाद तीसरे चौथे दिन जो है वो जेल हुकाम ने वापस कर दी। तो मैंने सुब्रंट से गिला किया, मैंने कहा कि यार ये चीज़ें तो थी। तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो बड़ी कोशिश की है, दरअसल एजेंसीज़ के लोग बैठे थे, अगर हम ये आपको भेज देते तो हमारी शिकायत हो जानी थी, तो इसलिए फिर हमने जो है ना ये वापस भेज दी। यानी ख़ुद तो इनका ये हाल था। और अब आप देखें, अब जो आता है वो जी मैं जी 8 दिन मैं कैद तन्हाई में रहा हूँ तो इसलिए इमरान को अल्लाह हाफ़िज़, PTI को खुदा हाफ़िज़। वो भाई तुम गवर्नर रहे हो, तुम मिनिस्टर रहे हो, पार्टी में तुमने जो है वो इक़्तिदार इंजॉय किया, तो अब 7 दिन में 8 दिन में ऐसे हो गए कि जैसे तुम्हें 8 महीने लग गए वहाँ पे। तो ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि ये फिर सियासी वर्कर की शान नहीं है। इन्होंने तो वो भी पत्थर रोल दिया, इन्होंने बड़ा मायूस किया है। अच्छा, बहुत से लोग इसकी इस तरह एंगलिंग करते हैं कि जी पता नहीं प्रेशर आ जाता है, फैमिली प्रेशर। प्रेशर किस नहीं, प्रेशर किस ये सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ कि इस तरह का प्रेशर आप लोगों पर नहीं आया कभी? आप लोग नहीं टूटे ना अपनी पार्टी से, आपने नहीं छोड़ा अपने कायदीन को। बात ये प्रेशर होता है 2 चीज़ों का जी। एक जी आप गिरफ्तार हो जाएंगे, आपकी ज़मानत 2 महीने 4 महीने 6 महीने नहीं होगी, उसके बाद आपको सज़ा हो जाएगी, यही प्रेशर है। और इसके अलावा क्या प्रेशर हो सकता है? मामला ये है कि ये गिरफ्तार हो जाएंगे, ज़मानत नहीं होगी 2-4 महीने, उसके बाद सज़ा हो जाएगी। सज़ा क्या होगी? गिराओ जलाओ में 3 साल, अगर आपने कोई एंटी टेररिस्ट एक्ट किया तो 7 साल हो जाएगी, 4 साल हो जाएगी। यही है ना। हमारे ऊपर जो मुकदमे हैं उनमें तो सज़ाए मौत थी। तो बात यह है कि ये फिर हौसला करें ना, अगर 2 महीने 4 महीने ज़मानत नहीं होती और उसमें जो आपको अगर सज़ा हो जाती है तो हो जाएगी बेल, आपकी बरी भी हो जाएंगे आप बाद में, लेकिन अब आप खड़े हों, स्टैंड करें। तो मामला ये है कि उस वक्त तो इनको ये ख्याल नहीं था और मुकदमात भी झूठे बनाए गए। यानी मेरे ख़िलाफ़ जो मुकदमा बनाया उसको तो इनके अपने लोगों ने तस्लीम नहीं किया, और बाकी भी जो करप्शन के इन्होंने मुकदमात बनाए सभी लोगों के पास के ख़िलाफ़, और लोग 2-2 साल 3-3 साल रहे हैं। अच्छा राना साहब, ये मुकदमात के हवाले से मुझे याद आया कि नैब एक ऐसा इदारा जो कहा तो जाता है बड़ा इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसा मैं नहीं कहती, सियासतदान ही आके बताते हैं कि जिसकी हुकूमत होती है, मैं किसी की बात नहीं करूंगी, जिसकी हुकूमत होती है वो शायद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, एक तासुर दिया जाता है सियासतदानों की जानिब से। तो अब जिस तरह आप लोग नैब ने ऐसी गठजोड़ कहते थे, अब इसकी तरफ से ये आवाज़ें आती हैं कि शायद आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं इदारों को। ये नैब की गिरफ्तारियों की बात की जाए, मुकदमात की बात, सीधी बात। हाँ नहीं, हमने वो गठजोड़ का माहौल ही नहीं रहने दी। आप बिल्कुल, अच्छा वो एक अगला पॉइंट है। अब उसके बाद वो जो तरामीम, और आपने कहा सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी इमरान खान होंगे इस चीज के, ये भी जरा क्लियर करिए बेनिफिशियरी सबसे ज्यादा कैसे होंगे? देखें, कोई अदारा जो है जी जी वो बजाते ही कुछ नहीं होता, जो उसकी पावर्स हैं, जो कानून है, असल में वो होता है। ठीक है। नैब जो है, नैब की पावर क्या थी? बंदा पकड़ा 90 दिन के लिए बुक, अब 90 दिन तक जो है ना उसकी कोई उग ना सुग। अब ये जो अमेंडमेंट हुई है, तरमीम हुई है, अब वो 90 दिन जो आ गए 14 दिन 14 पर आ गए। ठीक है, ख़त्म हो गया ना प्रेशर जो है। उसके बाद 90 दिन बाद उन्होंने जेल भेज दिया, जमानत नहीं हो सकती, जमानत का इख्तियार ही नहीं था अदालत के पास। और वो रिट जुरिस्डिक्शन में, रिट जुरिस्डिक्शन ये होती कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डशिप के हालात। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डशिप के हालात पे सभी के तो नहीं होते, जमानत नहीं होती थी। अब जब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो नैब ख़त्म हो गया।
अब नैब का वो जो है वो गठजोड़ वाला उसके पास इख्तियार ही नहीं रहा। अच्छा, मैंने उस वक्त चेयरमैन नैब से पूछा था, डायरेक्ट मैंने पूछा था कि आप लोग पकड़ते हैं बंदा, इन्वेस्टिगेशन आप लोगों की इतनी वीक होती है या प्रोसिक्यूशन वीक होती है, कुछ भी कह लें कि साबित कुछ नहीं कर पाते हैं, उस बंदे को पकड़ भी लेते हैं इतने दिन के लिए, उसको उसकी फैमिली से भी अलग कर देते हैं, फिर एक प्रेशर होता है उस बंदे के ऊपर, फिर जब वो बाहर जाता है तो जाहिर बात है उसकी तो विक्ट्री होती है, विक्ट्री साइन बना के चला गया, कुछ साबित नहीं कर सके, मैं तो बाहर निकल आया। तो उन्होंने कहा मैं ये बात आपको बड़े यकीन से कहता हूँ कि जिसको भी पकड़ा वो दूध का दूल्हा नहीं था। फिर मेरा बस सवाल वहीं पे, तो उसका जवाब खैर वो मुझे नहीं दे सके कि फिर साबित क्यों कुछ नहीं हो सकता। नहीं, क्या कमी थी, मतलब क्या फिर अगर दूध का दूल्हा नहीं था तो साबित नहीं हो सकता कुछ? दूध का दूल्हा ना होना हाँ, और चीज है, लेकिन वो मेरे सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया था। दूध का दूल्हा ना होना और चीज है। फरिश्ता तो खैर कोई भी नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात जो है या नबी पाक की ज़ात जो है वही आला सफ़ात है और हर ऐब से पाक है। बाकी इंसान तो कोई ना कोई गलती गुनाहगार होता है, लेकिन मामला ये कि जो ये जुर्म अलज करते थे वो गलत था। वो जो है, और फिर चेयरमैन जो है, चेयरमैन का जो हाल इन्होंने किया और जिस तरह से उसको सीधा किया वो भी जो है वो सभी के सामने है। तो फिर जब ये साबित नहीं कर सके तो दूसरा ये है कि 90 दिन में जी। हमारे बाज़ दोस्त हैं कि वो 90 दिन उन्होंने जो है वो हवालात काटी, उनसे 90 मिनट की उन्होंने तफ्तीश नहीं की। अच्छा, तफ्तीश होती नहीं ना, बिल्कुल पकड़ के बस साबित कैसे होना था कुछ? तो कोई हो तो तफ्तीश हो, तो फिर क्या साहब कमजोर करने के लिए पकड़ा जाता था? बिल्कुल, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। अच्छा, आगे थोड़ा चलते हैं, कुछ वक्त की कमी है। ये जो जहांगीर तरीन साहब बड़े एक्टिव हुए हैं, तो जहांगीर तरीन साहब बहरहाल इससे इमरान खान भी इनकार नहीं कर सकते, बाद में जो मामला हुए उसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती, डेप्थ में नहीं जाना चाहती। जहांगीर तरीन साहब को जो तैयारा था, जहाज था, उसने बड़ा किरदार अदा किया था इमरान खान साहब के लिए। तो वो तैयारा इस्तेमाल होता था, जहाज इस्तेमाल होता था एक दोस्त के लिए, इमरान खान साहब के लिए। अब वो अपने लिए इस्तेमाल हो या वो अब खुद अगर पार्टी को बनाएं, लीड करें, लोग उनसे राब्ते में भी हैं, तो किंग मेकर तो वो बहुत अच्छे थे जहांगीर तरीन साहब। नहीं, जहांगीर किंग भी अच्छे साबित होंगे? नहीं, जहांगीर तरीन जो है वो बहुत बासलाहियत आदमी है। ठीक है। और अगर ये मैं कहूँ कि पीटीआई को पीटीआई बनाने वाले, बहुत बड़े किरदार हैं, नो डाउट है। पीटीआई को बरसे इक़्तिदार लाने वाले दो ही बंदे हैं, एक का नाम जहांगीर तरीन है और दूसरे का नाम अलीम खान। वो अगर बंदे माइनस हो जाते, मैं अपनी लीडरशिप से भी ये कहता रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि एक वक्त में ये लोग PMLN के साथ भी थे, तो जहांगीर तरीन साहब बहुत करीब थे मेरी लीडरशिप के। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ उनका बड़ा गहरा तल्लुक था। अलीम खान भी एक वक्त ऐसा था कि वो PMLN में आ सकते थे। अगर ये बंदे माइनस हो जाते तो ये PTI बनती ही ना। तो अब अगर वो इस वक्त जो कि इस वक्त की ज़रूरत है, तो इसमें अगर वो आते हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ा सक्सेसफुली वो काम कर सकते हैं। यानी जहांगीर तरीन जितने अच्छे किंग मेकर साबित हो, उतने अच्छे किंग भी साबित होंगे। भले किंग वो खुद बने या किसी और को बनाए, ये तो फिर उनकी अपनी जो है वो और मेरा अंदाज़ा है कि अगर वो पार्टी बनाएंगे भी तो हो सकता है फिर भी वो किंग मेकर ही रहें। अच्छा, वो खुद लीड नहीं करेंगे? मेरा ख्याल लीड तो करेंगे, लेकिन पार्टीज में ये भी तो होता है ना कि पार्टी हेड जो है वो एक साइड पे रहता है। चलिए एक अंदाजे से बता दें कि पार्टी का हेड कौन हो सकता है आपके मुताबिक? नहीं, पार्टी का हेड तो वो खुद ही होंगे। वो खुद होंगे। लेकिन किंग मेकर होंगे ना, आपने कहा कि किंग नहीं होंगे। नहीं, कल को अगर उनकी पार्टी को कोई ऑफिस मिलता है तो वो किसी को भी नामजद कर सकते हैं। मैं वही कह रही हूँ, किसी कौन हो सकता है आपके मुताबिक? नहीं, उसमें खैर पार्टी अब उनकी पार्टी जब बनेगी और लोग आएंगे तो उनमें से जो बेहतर काफी लोगों से कहते हैं उनकी मुलाकात हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा है। ठीक। अच्छा, एक आगे जाके एक और बात ये की जाती है कि इंतखाबात के हवाले से कि शहबाज शरीफ साहब और जो नवाज शरीफ साहब का कंपैरिजन अभी भी किया जाता है, वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, लेकिन बहुत से लोग ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि जैसे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब दो अलग लोग हैं, हालांकि एक ही पार्टी में है। नवाज शरीफ साहब नो डाउट सीनियर हैं, आप लोगों के लिए काबिल एहतराम है। शहबाज शरीफ साहब उन्हीं के छोटे भाई हैं, तो वो जो लंदन से फैसले होते हैं इस पर अक्सर तनकीद की जाती है। तो अब नवाज शरीफ साहब जब वापस आते हैं तो आगे आप फ्यूचर में शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म देखते हैं फ्यूचर में, या फिर मरियम के लिए रास्ता? देखें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनके छोटे भाई नहीं हैं, वो पार्टी के कमिटेड वर्कर हैं। जी, ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए। और अभी वो वज़ीर आज़म है, और वज़ीर आज़म है, तो उनको वज़ीर आज़म, उनके वज़ीर आज़म बनने का, उनके पार्टी सदर बनने का फैसला जो है वो मियाँ नवाज शरीफ ने किया। और इस फैसला को करने से पहले उन्होंने पार्टी के साथ मुशावरत की और पार्टी की जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है उससे बाकायदा जो है वो मंजूरी ली।
अब इस बात का फ़ैसला कल को अगर पार्टी को दोबारा इक़्तिदार मिलता है तो कौन वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, ये फ़ैसला जो है वो मियाँ नवाज शरीफ करेंगे। वो पार्टी लीडर हैं और मियाँ शहबाज शरीफ की यही खूबी है कि उन्होंने हमेशा उनको पार्टी लीडर के तौर पे जो है वो लिया है और कभी उनको बड़ा भाई समझ के और उन्हें जो है वो नहीं लिया, बल्कि उनको पार्टी लीडर समझते हैं और उनके हर फैसले की। अब जब उन्होंने ये फ़ैसला किया था मई 2022 में कि आप छोड़ें इक़्तिदार को और आप इलेक्शन में जाएं, आप यकीन करें कि हम में से कुछ दोस्त जो उनके साथ गए थे, कुछ दोस्तों को थी राय अदरवाइज़, लेकिन उन्होंने कहा कि जी नहीं, पार्टी कायद ने फ़ैसला कर दिया है, मैं नहीं अब इस फैसले से पीछे हट सकता। तो ये फिर उस वक्त भी ये इसने 21 मई को 20 को शायद, तो ऑलमोस्ट ये फ़ैसला हो चुका था कि हम इक़्तिदार छोड़ के इलेक्शन की तरफ जाएं। तो इसने धमकी लगा दी कि मैं 25 को आ रहा हूँ, तो मैं तो आपको आके तो ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तुम्हारी ऐसी तैसी, ऐलान करो इलेक्शन डेट का। तो वहाँ से आके जो है वो फिर बात बिगड़ गई और हमारी अलाई पार्टीज़ के जो सरबराह थे उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया कि जी अब इसकी धमकी के ऊपर अगर ये काम करेंगे तो ये तो फिर हमें आगे लगा लेगा, तो इसलिए अब रुक जाए। बस फिर वो जो रुके हैं तो फिर आज तक रुके हैं। अच्छा, अब ये इलेक्शन का आपने जिक्र कर दिया, आखिरी 3 से 4 मिनट है, तो इलेक्शन बहुत से लोग कहते हैं अक्टूबर में हो जाएंगे, आप लोग जब बजट पेश करेंगे बजट के हवाले से, बिकॉज लोगों का सबसे बड़ा मसला महंगाई, आप ये समझते हैं, आप अवामी नुमाइंदे हैं, तो महंगाई के हवाले से कहा जा रहा है कि जो बजट पेश होगा वो अवाम दोस्त बजट होगा, अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। तो बजट ज़ाहिरी बात है इलेक्शन कैंपेन का मैं कहती हूँ पहला स्टेप ही कह लें कि अच्छा बजट होगा, अवाम ज़ाहिरी बात है खुश होगी और अवाम मुतमईन महसूस करेगी, वोट बैंक मजबूत होगा, ज़ाहिरी बात है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये अक्टूबर में इंतखाबात की तरफ जा रहा है। नहीं बिल्कुल, लेकिन नहीं, जो लोग कह रहे हैं इंतखाबात अक्टूबर में भी नहीं होंगे। नहीं, इन चीज़ों में कोई अब गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए जी। बजट भी इंशाल्लाह ताला आएगा और अवाम दोस्त होगा, ठीक है, रिलीफ होगा और रिलीफ अवाम के लिए होगा और इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। अक्टूबर से मुराद ये है कि अगस्त में असम्बली अपनी मियाद पूरी करेंगी और केयर टेकर सेटअप आएगा, फिर आगे इलेक्शन तो केयर टेकर सेटअप। और इलेक्शन कैंपेन में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद होंगे? जरूर होंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अन्ना साहब आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।